तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 मॉडल सेट नंबर 3 है एग्रीकल्चर का। जैसा कि आपको पता है 2 मॉडल सेट हम ऑलरेडी सी सेट के करवा चुके हैं और 2 मॉडल पेपर आपके एग्रीकल्चर के करवा चुके हैं। एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर नंबर 3 जिसमें 100 प्रश्न आज हम एग्रीकल्चर के कवर करने वाले हैं और ये वही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे जो 5 अगस्त से होने वाले आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ प्रश्न पीवाईक्यू भी हैं जो रिसेंट एग्जाम में एमपीएसबी एपटेक के द्वारा कृषि के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो 10 दिन 10 मैराथन आपका यानी कि 10 मॉडल सेट हम यहाँ पर कराने वाले हैं आपके एग्जाम से पहले पहले। तो तैयार हो जाइए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर का मॉडल सेट नंबर 3 है, इसके बाद में सी सेट का जो है मॉडल सेट नंबर 3 कल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, शुरू करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे हम सीडीपी कहते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी, किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1950 में, 1952 में, 1958 में या फिर 1964 में। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि सीडीपी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की शुरुआत की गई थी। यह भारत में कृषि और ग्रामीण विकास की दिशा में सबसे जो है पहला प्रयास था। जो बड़ा प्रयास हमने इस दिशा में किया था वो हमारा सीडीपी था 1952 में। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं किसान कॉल सेंटर जो केसीसी है, ये किसान कॉल सेंटर योजना जो है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, किसान कॉल सेंटर है ना। तो केसीसी योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन, 2002, 2000, 2004 या फिर 2006 में। तो कब शुरू की गई थी किसान कॉल सेंटर की शुरुआत? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, तो किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और समस्याओं का समाधान तुरंत उनकी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने के लिए 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर, जिसका टोल फ्री नंबर ये है 1800 180 1551, इसकी शुरुआत की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, स्पीड में चलेंगे क्योंकि 100 प्रश्न अपन को करना 1 घंटे के अंदर अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप सबको पता है 5 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। समय बहुत कम है, तो जिन लोगों ने तैयारी की है या जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है, ठीक है ना, और अगर आप ये चाहते हैं भाई हमारा एग्जाम बहुत अच्छा चला जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ये सुपर सिलेक्शन नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जिन्होंने हमारे जिस भी भर्ती के सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं उनका बहुत अच्छा नंबर आया है। अभी आप देखेंगे एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, माइनस मार्किंग के बाद में भी 82, 85, 87 नंबर तक जो है लोगों के आए हैं। ठीक है ना। तो कृषि विस्तार अधिकारी की ये भर्ती बहुत तेजी से पूरी होने वाली है। अगले 3 से 4 महीने में आपके नाम के आगे कृषि विस्तार अधिकारी लग सकता है और 2784 वैकेंसी फिर दोबारा कभी नहीं आने वाली हैं। तो अगर आप अपना 70 से 80% भी, मान लीजिए 70% सिलेबस भी कंप्लीट करके जाते हैं तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है ना। तो अब इतना पैसा तो आप खर्च कर ही रहे हैं भाई, सेंटर भी आसपास मिलने वाला नहीं है ना, दूर दूर सेंटर मिलेगा। एग्जाम देने अगर आप जाएंगे तो 199 रुपये और खर्च कर लीजिए, जिसमें आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी के सी सेट के कंप्लीट नोट्स, कंप्यूटर वगैरह, सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ मिल जाएगा। और आपका एग्रीकल्चर के भी संपूर्ण 10 के 10 यूनिट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ में जो मॉडल सेट करवा रहे हैं ये भी आपको मिल जाएंगे और पीवाईक्यू भी हमने करवा रखे हैं। जो रिसेंट एग्जाम में पीवाईक्यू करवाए थे एपटेक ने कृषि के, वो भी आपको जो है ग्रुप में डाल दिए गए। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी मात्र 199 रुपये में। कैसे प्राप्त करना, तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है। ठीक है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत आपको 2 लिंक सेंड की जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की, जो कि पहली लिंक होगी आपकी सी सेट की। ठीक है ना, सी सेट के जितने भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये सब कुछ आपको जो है कंप्यूटर वगैरह ये सी सेट वाली लिंक में मिल जाएगा। दूसरी लिंक जो होगी वो आपकी कृषि वाली एग्रीकल्चर की लिंक होगी, उस पर आपको क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे हमारे पास मैसेज आएगा, वेरीफाई करेंगे आपने पेमेंट किया होगा तो आपको जो है अलाउ कर दिया जाएगा। फिर आप ग्रुप में आराम से ऐड हो जाएंगे और सारी PDF डाउनलोड करके आप वहाँ पर अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर भी आपको 1 साल का इसके अंदर दिया गया है और डेली करंट अफेयर का एक ग्रुप भी इसके अंदर आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन करके आप जो है डेली करंट अफेयर भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए इस ग्रुप में और कदम बढ़ा दीजिए अपने नाम के आगे कृषि विस्तार अधिकारी लगाने की ओर।
चलिए प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने, देखिए कह रहे हैं स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY ये किस वर्ष आरंभ की गई थी। प्रमुख योजनाओं को भी आज हमने कवर किया है, ज़्यादातर योजनाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी। 95 में, 99 में, 2001 में या फिर 2005 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1999 में ये आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी, जिसे हम SGSY भी कहते हैं। आइए सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। देखिए तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें पहले से चल रहे कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कि RDEP, ट्राइसेम का विलय कर दिया गया और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रशिक्षण और संपर्क प्रणाली यानी कि T&V सिस्टम जो है भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। बताइए किस राज्य में T&V सिस्टम पहली बार लागू किया गया था। राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र। कहाँ पर लागू किया। सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। तो प्रशिक्षण और संपर्क प्रणाली यानी T&V सिस्टम को डैनियल बेनोर के द्वारा विकसित किया गया था और भारत में 1974 में विश्व बैंक की सहायता से पहली बार राजस्थान के चंबल कमांड क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रयोगशाला से खेत तक यानी कि लैब टू लैंड कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। ये कार्यक्रम आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ना। 1974 में, 79 में, 1982 में, 1999 में। कब शुरू किया गया। प्रयोगशाला से खेत तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के द्वारा अपनी स्वर्ण जयंती 1979 के अवसर पर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य नई कृषि तकनीकों को सीधे छोटे और सीमांत किसानों तक इसकी पहुंचाने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 6 देखिए भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश है वो किसके द्वारा की गई थी। तो भाई सबको पता है बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सिफारिश की गई थी। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से पढ़ लीजिए। गर्मी बहुत है भाई, इसलिए फ़ैन को चालू कर लिया है, तो थोड़ी सी फ़ैन की आवाज़ आपको आ सकती है, थोड़ा मैनेज कर लेना है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, 1 घंटे की कम से कम क्लास है, तो गर्मी में बैठ करके यार पढ़ाया नहीं जा सकता। एक तो तबीयत वैसे भी ख़राब है, जुकाम वगैरह हो रखी है ना, तो क्लास में बिल्कुल गैप ना हो इसलिए हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। वैसे सामान्य हालात तो नहीं है, ठीक है ना, फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आत्मा ATMA जिसे हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कहते हैं, इसकी स्थापना मुख्य रूप से किस स्तर पर की जाती है वो आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, बताइए ग्राम स्तर पर करेंगे, ब्लॉक स्तर पर करेंगे, जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर, कौन से स्तर पर करेंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जिला स्तर पर जो है इसकी स्थापना की जाती है। आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जिला स्तर पर एक पंजीकृत संस्था है जो जिले में कृषि विस्तार गतिविधियों के समन्वय और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहे हैं श्री निकेतन परियोजना इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे या फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, श्री निकेतन परियोजना की शुरुआत 1920 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लियोनार्ड एल्मस्टाड के सहयोग से पश्चिम बंगाल में की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण पुनर्निर्माण करना था। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ग्रामीण विकास के लिए गुड़गांव परियोजना ये किसके द्वारा शुरू की गई थी। गुड़गांव परियोजना बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए FL ब्रायन के द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी वो भी देख लीजिए और किसके लिए शुरू की गई थी वो भी देख लीजिए। तो गुड़गांव परियोजना 1920 में पंजाब, जिसे वर्तमान हरियाणा कहते हैं, इसके गुड़गांव जिले में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर HF ब्रायन द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इसका शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विस्तार यानी एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बताइए ग्रीक से, लैटिन से, फ्रेंच से या अरबी से, किससे इसकी शुरुआत हुई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। देखिए विस्तार एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों एक्स यानी कि बाहर और टेंशन अर्थात खींचना या फैलाना से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान को स्कूलों या कॉलेजों की सीमाओं से बाहर आम लोगों तक पहुँचाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 है मार्तंडम परियोजना भारत में कहाँ पर शुरू की गई है। आज परियोजनाओं और योजनाओं को हमने ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है ना। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कहाँ पर शुरू की गई मार्तंडम परियोजना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में मार्तंडम परियोजना शुरू की गई है। मार्तंडम परियोजना 1921 में डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा YMCA के तत्वाधान में त्रावणकोर, जो वर्तमान तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP पूरे देश में कब लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1978, 2 अक्टूबर 1980, 15 अगस्त। सीधे आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1980 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलो
फ़ैन बंद ही कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, बीच बीच में चालू कर लिया करेंगे, है ना। तो IRDP की शुरुआत 1978-79 में कुछ चुनिंदा ब्लॉकों में शुरू किया गया था, लेकिन 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में इसको सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपका वाटर सेट मैनेजमेंट से है। देखिए क्या कह रहे हैं हम, वाटर सेट जल संभरण प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण क्या है, क्यों आखिर वाटर सेट प्रबंधन किया जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिज से घाटी तक जो है जल संभर यानी कि वाटर सेट प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण क्या होता है, रिज से घाटी तक। इसका अर्थ क्या है यहाँ पर देख लीजिए। तो वाटर सेट प्रबंधन हमेशा रिज से घाटी यानी रिज टू वैली दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इसका मतलब है कि मिट्टी और जल संरक्षण के उपाय सबसे पहले वाटर सेट के उच्चतम बिंदु रिज से शुरू किए जाते हैं और फिर नीचे घाटी की ओर जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर से शुरू होंगे और ये नीचे की ओर घाटी की ओर जाएंगे, इसी को हम कहते हैं वाटर सेट की रिज टू वैली प्रबंधन परियोजना। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर देखिए, एक माइक्रो वाटर सेट का क्षेत्रफल लगभग कितना होता है। वाटर सेट से बहुत प्रश्न आते हैं, है ना, बताइए कितना होता है माइक्रो का। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है ना, और थ्योरी के नोट्स भी आपको हमने जो है ग्रुप में डाल रखे हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 से 1000 हेक्टेयर के लिए जो है माइक्रो वाटर सेट का जो है स्थापना की जाती है। वाटर सेट के वर्गीकरण के अनुसार एक माइक्रो वाटर सेट यानी कि सूक्ष्म जल संभर का क्षेत्रफल 100 से 1000 हेक्टेयर के बीच में होता है। 1000 से 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को हम मिली वाटर सेट भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर है मृदा संरक्षण में कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग का उपयोग कितनी ढलान वाली भूमि पर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए हो सकता है ये प्रश्न रिपीट भी हो रहा हो, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। क्या है बताइए, कंटूर बंडिंग का उपयोग कितनी ढलान वाली भूमि के लिए होता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6% ढलान वाली भूमि के लिए कंटूर बंडिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए कंटूर बंडिंग का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां भूमि का ढलान 6% तक होता है और वार्षिक वर्षा 600 mm से कम होती है। यह मिट्टी के कटाव को रोकने और नमी संरक्षण का एक प्रभावी यांत्रिक उपाय हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है 16 से 33% तक तीव्र ढलान वाली भूमि के लिए कौन सी यांत्रिक विधि उपयोग में लाई जाती है। कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, बेंच टेरेसिंग या फिर जिंक टेरेसिंग। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंच टेरेसिंग का उपयोग यहाँ पर हम करते हैं। बेंच टेरेसिंग एक मृदा संरक्षण विधि है जिसका उपयोग खड़ी ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें ढलान वाली भूमि को सीढ़ीनुमा खेत यानी कि बेंचेस में बदल दिया जाता है और यहीं पर आप देखेंगे कि जो कॉफ़ी की खेती होती है, चाय की खेती होती है, वो इसी तरह के खेतों में की जाती है। 17 नंबर, राष्ट्रीय वाटर शेड विकास परियोजना वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए किस वर्ष शुरू की गई थी। बताइए, राष्ट्रीय वाटर शेड विकास परियोजना कब चालू की गई थी। 1980 में, 90 में, 2000 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 2015 में। सही आंसर हो जाएगा 1990-91 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन। तो वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने, पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने भारत सरकार के द्वारा 1990-91 में नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज यानी कि NWDPRA की शुरुआत की गई थी। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर कह रहे हैं चेक डैम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चेक डैम हम किस लिए बनाते हैं ये पूछ रहे हैं आपसे। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, बताइए किस लिए हम चेक डैम का निर्माण करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी के बहाव की गति को कम करने के लिए हम जगह जगह पर चेक डैम बना देते हैं, छोटे छोटे डैम, है ना। तो चेक डैम छोटे छोटे बांध होते हैं जिन्हें नालों या छोटी नदियों के आर पार बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पानी के तेज बहाव को कम करना है ताकि मिट्टी का कटाव रुक सके और भूजल का पुनर्भरण यानी कि रिचार्ज हो सके। 19 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के वाटर शेड विकास घटक का मुख्य नारा क्या था। बताइए क्या नारा दिया गया था भैया वाटर शेड विकास घटक के लिए। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर खेत को पानी, यह नारा दिया गया था। तो PMKSY योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई कवरेज का विस्तार करना है। इसका नारा हर खेत को पानी और जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए प्रति बूंद अधिक फसल जो है दिया गया है। वाटर शेड विकास इसका प्रमुख घटक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखिए, रन ऑफ को कम करने के लिए कृषि उपाय में कौन सा तरीका शामिल है। रन ऑफ का मतलब क्या होता है, जो सतह पर पानी तेजी से बह रहा होता है उसको हम रन ऑफ वाटर कहते हैं। तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए हम समोच्च खेती यानी कि कंटूर फार्मिंग कर सकते हैं। देखिए कंटूर फार्मिंग सही आंसर होगा। तो समोच्च खेती जिसे हम कंटूर फार्मिंग कहते हैं या फिर पलवार और पट्टीदार खेती मृदा संरक्षण के लिए सस्य एग्रोनॉमिक उपाय है, जबकि चेक डैम और गली प्लांटिंग जो है ये यांत्रिक उपाय है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि भाई इसमें क्या पूछा था, ये देख लो। पहले पूछा था कि कृषि के उपाय में कौन सा तरीका है, यानी कि कृषि उपाय मतलब एग्रोनॉमिक के बारे में पूछा गया था। ठीक है ना, तो एग्रोनॉमिक का सही उपाय कौन सा हो जाएगा, समोच्च खेती यानी कि कंटूर फार्मिंग हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपके यांत्रिक हो जाएंगे, मैकेनिकल हो जाएंगे। ठीक है ना,
तो चेक डैम हो गया, गली प्लानिंग हो गया, तालाब निर्माण हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, मैकेनिकल हो जाएंगे। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्या है, 21 नंबर है वाष्पीकरण, यानी कि इवेपोरेशन को कम करने के लिए, मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए खेत की सतह को फसल अवशेषों से ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। जिससे कि ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो, खेत का पानी ऊपर उड़ के ना चला जाए, उसकी रोकने के लिए जो हम उसको ढांक देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, सही आंसर आपको हो जाएगा, इसको हम मल्चिंग कहते हैं या फिर पलवार हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो खेत की सतह को सूखी घास, फसलों के अवशेषों या प्लास्टिक शीट से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है, या इन सीटू नमी परीक्षण का जो है एक उदाहरण हो जाएगा, नमी संरक्षण का उदाहरण हो जाएगा। यानी जहाँ पर नमी है उसको वहीं पर रहने दो, है ना। इन सीटू और जो आउट सीटू जानते हैं ना, इन सीटू क्या होता है कि जो चीज़ जहाँ पर है उसको वहीं पर संरक्षित कर दें तो हम उसको इन सीटू कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए 22 नंबर, 22 नंबर कह रहे हैं वाटर शेड में जो सब वाटर शेड होता है, इस सब वाटर शेड का आकार कितना होता है, ये आपसे पूछ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब वाटर शेड का आकार। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10,000 से 50,000 हेक्टेयर तक जो है सब वाटर शेड का आकार हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, भारत में सबसे गंभीर प्रकार का जल क्षरण यानी कि वाटर इरोजन कौन सा है जो आसानी से दिखाई नहीं देता, बताइए कौन सा है गंभीर जल क्षरण। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कौन सा है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो परत क्षरण होता है, यानी जो सीट इरोजन होता है, ऊपर से जो क्षरण हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको किसान की मौत भी कहते हैं ना। तो देखो परत क्षरण, सीट इरोजन में बारिश के पानी के साथ खेत की ऊपरी जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो एक पतली परत जो होती है, मेन परत जो होती है, वो बह जाती है, या किसानों को आसानी से दिखाई नहीं देता, लेकिन कृषि के लिए सबसे अधिक हानिकारक होता है। भाई जो सबसे ऊपर की परत होती है ना, सबसे ज़्यादा जो ये जो आपकी उपजाऊ परत होती है, और यही अगर बह जाएगी तो क्या हो जाएगा, किसानों के लिए समस्या हो जाएगी, है ना। तो इसे किसान की मौत भी कहते हैं। जल उपयोग दक्षता यानी कि वाटर यूज इफिशियंसी सबसे अधिक की सिंचाई विधि होती है, सबसे अधिक वाटर का यूज हम कौन सी सिंचाई विधि में कर पाते हैं, बताइए। बाढ़ सिंचाई में, फरो सिंचाई में, स्प्रिंकलर में, या फिर ड्रिप सिंचाई में। तो इसका आंसर आपको पता होगा, हमने आपको अच्छे समझाया था, ड्रिप सिंचाई में हम सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, पूरा हमने डायग्राम बना करके आपको नोट्स में दिया था, इस तरह से जो है एक पूरी पाइपलाइन बिछा देते हैं, है ना, और इसमें से छोटा छोटा छेद कर देते हैं। अब इसमें से पानी धीरे धीरे करके टपकता रहता है, और यहाँ पर जो है पौधा रहता है, पौधे के पास में पानी जाता रहता है, यानी पूरे खेत में नहीं बिखरेगा, वो पौधे पर डायरेक्ट पानी जाता रहेगा, बूंद बूंद करके टपकता रहेगा, है ना। तो डायरेक्ट पौधे को पानी यहाँ से मिल जाता है, इसे हम टपक सिंचाई परियोजना, टपक सिंचाई जो है प्रकार भी इसको हम कहते हैं। 90 से 95% पानी का यहाँ पर यूज हो जाता है, ठीक है, सीधे पौधों को मिल जाता है। 25 नंबर देखिए, बैगन में जो लघुपर्ण रोग होता है, यानी लिटिल लीफ जो रोग होता है, वो किसके कारण होता है, बताइए किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा फाइटोप्लाज्मा की वजह से जो है ये जो आपका लघुपर्ण रोग है वो हो जाता है। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 26 नंबर देखिए, बाजरा का जो अर्गट रोग है वो किस रोग जनक के कारण होता है, किसकी वजह से बाजरा में अर्गट रोग लग जाता है, बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्लेविसेप्स फूसीफॉर्मिस, क्लेविसेप्स फूसीफॉर्मिस जो है इसकी वजह से बाजरा का अर्गट रोग होता है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर कह रहे हैं गेहूं का करनाल बंट रोग पहली बार भारत में कहाँ पर खोजा गया था, तो पहली बार ये करनाल में ही खोजा गया था, इसलिए हरियाणा के करनाल में, इसलिए हम इसको करनाल बंट रोग इसका नाम ही रख दिया गया था। ये पूरा सॉल्यूशन है, गेहूं का कैंसर कहते हैं इसको। अगला देखिए 28 नंबर, केले का पनामा विल्ट रोग किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अधिक फैलता है, बताइए कौन सी मिट्टी में फैलेगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्लीय मिट्टी में जो है ये रोग फैलता है। तो केले का पनामा विल्ट यानी कि जिसे हम उकटा रोग कहते हैं, ये आपका फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम नामक मृदा जनित कवक के कारण होता है। यह बीमारी हल्की बनावट वाली अम्लीय मिट्टी में बहुत तेजी से फैलती है। चलिए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर है पत्ता गोभी का सबसे विनाशकारी कीट डायमंड बैक मोथ का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या वैज्ञानिक नाम है इसका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटेला जाइलोस्ट्ला जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर है मूंगफली में सफ़ेद लट व्हाइट ग्रब जो है कीट का प्रकोप मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी में अधिक होता है, बताइए। मूंगफली के लिए सबसे खतरनाक है सफ़ेद लट, तो ये वाला जो कीट है वो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी में पाया जाएगा। 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर हो जाएगा हल्की जो रेतीली मिट्टी होती है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, हल्की रेतीली मिट्टी में ये सबसे ज़्यादा जो है घातक सिद्ध होता है सफ़ेद लट रोग जो कीट होता है। अगला मटर का पावरी मिल्ड्यू रोग किस कवक के कारण होता है, बताइए। तो पाउडरी जो मिल्ड्यू रोग होता है मटर का वो किस वजह से होता है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने,
प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एरिसिपेपीसी की वजह से होता है। किसकी वजह से? एरिसिपेपीसी की वजह से। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ें, चलिए 32 नंबर देखिए। गन्ने में ग्रासी सूट रोग का वाहक कौन सा कीट होता है? किसकी वजह से गन्ने में ग्रासी सूट रोग हो जाता है? 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माहू। माहू यानी एफिड की वजह से ग्रासी सूट रोग हो जाता है। अगला, पपीते का लीफ कल रोग जो है वो किसके कारण फैलता है? बताइए, लीफ कल रोग जो है वो किसकी वजह से फैलता है? 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सफ़ेद मक्खी की वजह से ये रोग तेजी से फैलता है। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगला देखिए 34 नंबर, अरहर यानी कि पीजन पी में स्टेरिलिटी मोजेक रोग किसके द्वारा जो है प्रेषित होता है? कौन इसको जो है ट्रांसमिट करता है? बताइए, इस रोग को यानी स्टेरिलिटी मोजेक रोग को कौन ट्रांसमिट करता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरियोफाइट जो माइट होता है इसकी वजह से ये जो है पूरे फसल में फैल जाता है। ये आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगला देखिए 35 नंबर, टमाटर में रूट नॉट रोग जो है वो किसके कारण होता है? बताइए, किसके कारण हो जाता है? जीवाणु, नेमाटोड या फिर कवक या फिर वायरस, किसकी वजह से होता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सूत्र कमी यानी कि नेमाटोड की वजह से यह रोग हो जाता है। चलिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। 36 नंबर क्या कह रहा है भाई? तिल का जो फाइलोडी रोग मुख्य रूप से किसकी वजह से फैलता है? बताइए, किसकी वजह से फाइलोडी रोग फैल जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जैसीड की वजह से फाइलोडी रोग फैल जाता है। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ें। 38 नंबर देखिए। 38 नंबर कह रहे हैं वंशावली विधि का उपयोग पादप प्रजनन में मुख्य रूप से किस पीढ़ी से शुरू होता है? बताइए, तो वंशावली विधि का उपयोग किस किस पीढ़ी से जो है शुरू किया जाता है? बताइए, किस पीढ़ी शुरू करते हैं? F1, F2, F3 या फिर F4? सही आंसर आपका हो जाएगा पीढ़ी नंबर 2 यानी कि F2 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है। 39 नंबर देखिए। 39 नंबर है, माफ़ कीजिएगा, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन यानी कि USLE का विकास किसके द्वारा किया गया था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, किसके द्वारा किया गया था भाई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये शुरू किया गया था विश्वमीयर और स्मिथ के द्वारा शुरू किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। इसको पहले भी आपको हम अच्छे से समझा चुके हैं थ्योरी वाली क्लास में। अब तो प्रैक्टिस चल रही है अपनी, है ना। वायु क्षरण की किस प्रक्रिया में सबसे अधिक मात्रा में मिट्टी का स्थानांतरण होता है? नहीं, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन सी प्रक्रिया में सबसे तेजी से बहती है? बताइए, निलंबन में, सल्टेशन में, सरफेस क्रीप में या फिर गली क्षरण में, किस में बहती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्छालन यानी कि सल्टेशन में सबसे तेजी से जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी जाती है ना। सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 41 देखिए। खड़ीन या फिर इसे हम खादीन भी कहते हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं आपको थ्योरी में। जल संचयन की पारंपरिक प्रणाली है, इसका उपयोग मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? बताइए, कहाँ पर खादीन का हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं? सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में खादीन प्रणाली का यूज करते हैं जल संरक्षण के लिए। देखिए, तो खादीन मिट्टी का एक अस्थायी बांध होता है जिसे ढलान के निचले हिस्से में बनाया जाता है ताकि बारिश के पानी को रोका जा सके। यह प्रणाली मुख्य रूप से राजस्थान के शुष्क क्षेत्र जैसे जैसलमेर में नमी संरक्षण और कृषि की सदियों से जो है इसका उपयोग किया जा रहा है राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में। अगला, वाटर शेड में परकोल्सन टैंक बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किस लिए हम परकोल्सन टैंक बनाते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूजल पुनर्भरण के लिए, यानी कि जो पृथ्वी का जल है उसको रिचार्ज करने के लिए जो हम यहाँ पर परकोल्सन टैंक का निर्माण करवाते हैं। 43 देखिए। 43 है, मृदा एवं जल संरक्षण के लिए वानस्पतिक अवरोध के रूप में किस घास का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? बताइए, किसका हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खस घास यानी कि वेटवियर का। क्यों? देखो, तो खस घास की जड़ें बहुत गहरी, घनी और मिट्टी को बांध कर रखने वाली होती हैं। समोच्च रेखाओं पर इसकी मेड़ लगाने से पानी का बहाव धीमा हो जाता है और मिट्टी का कटाव प्रभावी ढंग से रुक जाता है। अगला देखिए 44, जाबो खेती और मृदा संरक्षण प्रणाली भारत के किस राज्य में फेमस है? बताइए, कहाँ पर फेमस है जाबो खेती? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में जाबो खेती की जाती है। ये पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 45 देखिए। एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि IWMP ये किस वर्ष चालू किया गया था? बताइए, कब चालू किया गया था? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा IWMP हमने 2009 और 10 के बीच में चालू किया था। ये पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। 46 कह रहे हैं पीक रन ऑफ का अनुमान लगाने के लिए रैशनल फॉर्मूला Q बराबर CI/36 में C क्या दर्शाता है? C क्या है बताइए? C किसका जो है नीतांक है यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा C जो है वो रन ऑफ गुणांक है। क्या है C? C यहाँ पर रन ऑफ गुणांक है, CIA/36 ये फॉर्मूला होता है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। 47, खेतों को तेज हवाओं से बचाने के लिए शेल्टर बेल्ट किस दिशा में जो है लगाए जाने चाहिए? कहाँ पर लगा सकते हैं हम शेल्टर बेल्ट?
चार ऑप्शन ये रहे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हवा की दिशा के समकोण यानी लंबवत पर जो है हमको शेल्टर बेल्ट लगानी चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस में, मतलब कि एग्जाम में, इसलिए आपके जो है सेट में भी एक आध दो बार रिपीट हो जा रहे हैं। अगला, जब मिट्टी में नमी इतनी कम हो जाए कि वह फसल की वृद्धि का समर्थन ना कर सके तो इसे किस प्रकार का सूखा कहा जाता है? किस प्रकार का सूखा हम इसको कहते हैं? चार ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपका हो जाएगा, हम इसे कृषि संबंधी सूखा कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए 49 है, वाटर शेड के कुल क्षेत्रफल और सभी जलधाराओं की कुल लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहेंगे? ये चार ऑप्शन है। सही आंसर आपका हो जाएगा, इसको हम ड्रेनेज घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेनेज घनत्व, ड्रेनेज डेंसिटी हम इसको कहते हैं। अगला देखिए 50 नंबर, गली क्षरण यानी कि गली इरोजन को किस प्रकार के क्षरण का एक उन्नत यानी कि एडवांस चरण हो जाता है? बताइए। तो ये रील क्षरण का एडवांस चरण है। कौन सा? रील इरोजन का ये एडवांस चरण हो जाता है। इस तरह से हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अब 50 के आगे हम चलते हैं, उससे पहले एक चीज़ आपको दिखा दें। देखिए अभी पिछली साल जो है 2025 में वैकेंसी आई थी एमपी पुलिस कांस्टेबल की। ये है जागृति शर्मा जी, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एमपी पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप बाई शुक्ला सर, यानी ये हमारे नोट्स ग्रुप में शामिल थी। इनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है। वर्दी वाली फोटो भी आपको दिख रही होगी, है ना। यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन कर लिया है और अब एमपीएसआई के लिए नोट्स हमसे जो है परचेज किए हैं। कल ही इन्होंने संपर्क किया था, सर एसआई के नोट्स लेने हैं। मेरा इस बार एमपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और ये ग्रुप आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप भी कह रहे होंगे सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है ना। तो बस आप बस विश्वास करके बस तैयारी करते रहिए। और ये भी आप देख सकते हैं, ये सेकेंड रैंक आई है ना। वैभवी मिश्रा जी हैं, इनकी सेकंड रैंक आई है एमपी एएसआई सूबेदार में। इन्होंने भी हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की थी। रिजल्ट आने के बाद में तुरंत स्क्रीनशॉट भेजा। उन्होंने बताया कि सर इस तरह से हमारा जो है बढ़िया से सिलेक्शन हुआ है और आपके नोट्स से काफ़ी मदद मिली थी। एमपीएसआई में भी हो गया है 13% में, कांस्टेबल में भी हो गया है और एएसआई में भी हो गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने जो है नोट्स लिए थे हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के। पढ़ने के बाद में इनका क्या कहना है, क्या गजब के नोट्स बनाए हो सर, ग्रेट सर जी, मज़ा आ गया, ठीक है। तो आप भी नोट्स परचेज करके एक बार पढ़ के देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और जल्दी से जल्दी आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो है सिलेबस बिना कंप्लीट किए अगर आप जाते हैं, 70% से कम सिलेबस करके जाते हैं तो सिलेक्शन भूल जाइए। 70% से ऊपर सिलेबस करके जाएंगे तभी सिलेक्शन की उम्मीद है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि देखो समय सबको कम मिला है। अब कौन यहाँ पर सही खेल जाएगा वो यहाँ पर अपना सिलेक्शन ले जाएगा। चलिए देखो, अब कह रहे हैं कि गली क्षरण को रोकने के लिए बनाए जाने वाले चेक डैम आमतौर पर किस सामग्री के बनाए जाते हैं? बताइए किस सामग्री के बनाए जाते हैं? ये रहे चार ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा ब्रशवुड और ढीले पत्थर से बनाए जाते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते हैं गली इरोजन को रोकने के लिए, वो इस तरह से छोटे छोटे पत्थरों से को मिला करके हम बनाते हैं। अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन और मिट्टी के वाष्पीकरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? बताइए वाष्पीकरण को किस उपकरण से मापते हैं? सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लाइसीमीटर से हम जो है इसको मापते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला 53 देखिए, 53 है, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बताइए किसके द्वारा किया गया था? ये रहे चार ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा मायर्स महोदय के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था वाटर हार्वेस्टिंग का। ये पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला देखिए 54, 33% से अधिक खड़ी ढलान वाली पहाड़ी और बंजर भूमि के लिए कौन सा संरक्षण सबसे उपयुक्त है जिसकी 33% से अधिक जो है ढलान है? बताइए कौन सा सही रहेगा? चार ऑप्शन ये रहे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन रोपण और स्थायी वनस्पति वहाँ पर लगा देंगे जिससे कि पानी जो है वो नीचे की ओर नहीं बहेगा और वनस्पति की वजह से पानी रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, वन रोपण और स्थायी वनस्पति विधि का। चलिए 55 देखिए, 55 कह रहे हैं कि USLE समीकरण जिसमें आपका के जो है वो क्या दर्शाता है? बताइए इसमें के क्या दर्शाएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। चार ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपका हो जाएगा, जो के है वो यहाँ पर मृदा क्षरणशीलता को दर्शाएगा, ठीक है। तो के यहाँ पर सॉइल इरोजिबिलिटी को दर्शाता है, मृदा क्षरण जो है शीलता को दर्शाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे रखा है, आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। चलिए 56 नंबर, किसी वाटर शेड में एकाग्रता का समय मुख्य रूप से किस स्थान पर निर्भर करता है? बताइए एकाग्रता का समय किस पर निर्भर करेगा? बताइए टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ये चार ऑप्शन ये रहे आपके सामने, पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे लंबे जलमार्ग की लंबाई की ढलान पर जो है निर्भर करेगा, ठीक है। जो एकाग्रता का समय होगा वो सबसे लंबे जो समय है बारिश के पानी को वाटर शेड के सबसे दूरस्थ बिंदु यानी रिमोट पॉइंट से वाटर शेड के निकास बिंदु यानी कि आउटलेट तक पहुंचने में जो समय लगता है उसी को हम एकाग्रता का समय कहते हैं। और ये जो है वो जलमार्ग की लंबाई कितनी है, उसकी ढलान कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा कितना टाइम लगने वाला है। 57 देखिए, घासदार जलमार्ग यानी कि ग्रास्ड वाटरवे का सबसे सामान्य और स्थिर आकार कौन सा होता है? बताइए
कौन सा आकार होता है? यू आकार, वी आकार, परवलयाकार या फिर आयताकार। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, परवलयाकार होता है, ठीक है ना, पैराबोलिक होता है। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 58 नंबर देखिए, कृषि और जल प्रबंधन में ग्रीन वाटर का क्या अर्थ होता है? ग्रीन वाटर क्या काम करता है भैया बताइए? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा जो ग्रीन वाटर है वो यहाँ पर मिट्टी में मौजूद नमी जिसका पौधे उपयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन वाटर कहते हैं, जो सीधे पौधों को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला देखिए 59 क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर वाटर सेट कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कौन सी नोडल एजेंसी है? कौन यहाँ पर जो है लागू करता है राष्ट्रीय स्तर पर वाटर सेट कार्यक्रमों को? बताइए, ये रहे 4 ऑप्शन। कौन लागू करेगा गाँव में भैया? सही आंसर हो जाएगा भूमि संसाधन विभाग यानी कि DOLR के द्वारा लागू किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 60 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि गली क्षरण को नियंत्रित करने के लिए जहां चैनल के तल बेड में अचानक गिरावट आती है वहां किस प्रकार का स्लिप वे बनाया जाता है? बताइए किस प्रकार का स्लिप वे बनाएंगे जहां अचानक से गिरावट आ जाएगी? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप स्लिप वे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए 61 नंबर, व्यावसायिक स्तर पर केले का प्रवर्धन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? बताइए केले का प्रवर्धन कौन करता है? भाई बीज के द्वारा करते हैं, तना कटिंग से करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तलवार सर्कट से करते हैं, या फिर वाटर सर्कट से करते हैं? किससे करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वॉर्ड सर्कट से यानी कि तलवार सर्कट से जो है इसका कह सकते हैं व्यावसायिक प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसका PDF जब ग्रुप में डल जाएगा तो वहाँ पर भी आप इसको सॉल्यूशन आराम से पढ़ सकेंगे। अगला, आम की कौन सी प्रसिद्ध किस्म स्पॉन्जी टिश्यू नामक विकार से सबसे अधिक प्रभावित होती है? कौन सी किस्म है भैया? नीलम, दशहरी, अल्फांसो या फिर आम्रपाली? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्फांसो जो किस्म है वो सबसे ज़्यादा स्पॉन्जी टिश्यू से प्रभावित होती है, इस जो है कीट से प्रभावित होती है। चलिए 63 देखिए, 63 नंबर कह रहे हैं भंडारण के दौरान आलू में ब्लैक हार्ट विकार मुख्य रूप से किस वजह से होता है? किस रीजन से ब्लैक हार्ट रोग लग जाता है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन O2 की कमी की वजह से यहाँ पर ये रोग लग जाता है। अगला देखिए 64 क्या कह रहा है? विश्व स्तर पर किस मसाले को मसालों का राजा कहा जाता है? किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। किसको कहते हैं? इलायची, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिर्च को जो है हम किंग ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, ब्लैक पेपर को हम किंग ऑफ स्पाइसेस कहते हैं। इसी को लेने के लिए वास्को डी गामा आया था इतनी दूर से। वास्को डी गामा आया, फिर उसके बाद जानते हैं भाई भारत फिर गुलामी हो गया था, है ना। वास्को डी गामा नहीं आता तो आज भारत की हालत जानते हैं कितनी अच्छी होती। 65 नंबर, व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जाने वाला केसर पौधे का कौन सा भाग होता है? बताइए केसर जो होता है ना, जो केसर हम खाते हैं वो पौधे का क्या होता है? सूखी जड़ें होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, स्टिग्मा होता है, सूखे बीज होते हैं, क्या होते हैं भाई? सही आंसर ऑप्शन सी, सूखे वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा जो है वो होते हैं, जिससे हम केसर का स्टिग्मा को हम खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें 66 नंबर, पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा भैया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा जो पत्ता गोभी खाते हैं वो हम उसका हेड खाते हैं, ठीक है ना, हेड उसका हम खाते हैं पत्ता गोभी का। ये पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 67 नंबर देखिए, गुलाब रोज़ में व्यावसायिक प्रवर्धन की सबसे सामान्य विधि कौन सी होती है? लेयरिंग, इनॉर्चिंग, टी बडिंग या फिर बीज के द्वारा? किसके द्वारा कर सकते हैं भैया व्यावसायिक प्रवर्धन रोज़ में? ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी, टी बडिंग के द्वारा जो है व्यावसायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलें 68 नंबर देखिए, 68 नंबर है ग्लैडियोलस के प्रवर्धन के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं भाई ग्लैडियोलस के प्रवर्धन के लिए? राइजोम का, कॉर्म का, ट्यूबर का या बल्ब का? किसका यूज करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घन कंद यानी कि कॉर्म का जो है यूज यहाँ पर किया जाता है। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिए। अगला 69 नंबर है, प्याज में तीखापन जो है ना, किस रासायनिक यौगिक की उपस्थिति की वजह से प्याज में तीखापन होता है? बताइए किसकी वजह से होता है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्याज में तीखी गंध और स्वाद सल्फर युक्त यौगिक एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, जबकि लहसुन में ये डाइलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। दोनों का आपको ध्यान रखना है, दोनों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में। अगला, पपीते की खेती के लिए उपयुक्त लिंग रूप यानी सेक्स फॉर्म कौन सा माना जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा मानते हैं पपीते के लिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गायनोडायोसिस को मानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 71 देखते हैं। 71 नंबर, मृदा विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ सॉइल साइंस, ये किसको कहा जाता है? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किसको कहते हैं फादर ऑफ सॉइल साइंस? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, BV डोकुचेव को कहते हैं। ठीक है,
फिर से आपको बता दें, कुछ क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए ये आपके सेट में भी एक आध दो बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं ना, तो जो अगर दोबारा रिपीट हो रहे हैं समझ लीजिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। 72 नंबर देखिए, भारत की काली कपास मिट्टी को अमेरिकी वर्गीकरण के अनुसार किस मृदा गण में रखा जाता है? बताइए, काली कपास मिट्टी को हम किस मृदा गण में रखते हैं? अमेरिका के अनुसार। ये रहे 4 ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको हम वर्टिसोल्स में रखते हैं। ठीक है, किसमें? वर्टिसोल्स में। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला देखिए 73 है, सामान्य भारतीय मिट्टियों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? बताइए कितना होता है सामान्य रूप से? सही आंसर हो जाएगा 10 से 1 होता है या फिर 12 से 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। आगे बढ़ें 74। देखो पूरा सॉल्यूशन इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। थ्योरी में आपको ऑलरेडी हम करा चुके हैं, बाकी आपको सॉल्यूशन पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं कि लाइव पढ़ा रहे हैं आगे निकल जाएंगे, आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। अगला है, मिट्टी की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी में होती है? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिकनी जो क्ले मिट्टी होती है ये सबसे ज़्यादा पानी को धारण करती है, ये आपको ध्यान रखना है। 75 देखिए, ये सॉल्यूशन है। 75, लवड़ी मृदा सलाइन सॉइल का पीएच सामान्यतः कितना होता है? कितना होता है सलाइन सॉइल का पीएच मान? सही आंसर हो जाएगा 8.5 से जो है कम होता है लवड़ी मृदा का पीएच मान। ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 76, पृथ्वी की पपड़ी यानी कि अर्थ की क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? परसों हमने आपको अर्थ की उसमें बताया था, यानी कि कोर में बताया था। आज आपसे अर्थ की क्रस्ट पर पूछ रहे हैं, तो कौन सा सबसे ज़्यादा पाया था? तो अर्थ की क्रस्ट पर जो है वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, ये सॉल्यूशन है। 77 देखिए, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? किसने बताया था पौधों के लिए कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, किसने बताया था? ये 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नोन और स्टाउट महोदय के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। 1939 में इन्होंने ये बात बताई थी। अगला 78 देखिए, वर्तमान में पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता आवश्यक माने जाते हैं? कितने पोषक तत्व? ये आपके हो जाएंगे 17 पोषक तत्वों को जो है आवश्यक माना जाता है। और जो 17वां सबसे नया पोषक तत्व है कौन सा है? वो है निकेल, ध्यान रखना है आपको। अगला 79 नंबर देखिए, क्लोरोफिल पर्णहरित की संरचना में मुख्य केंद्रीय तत्व कौन सा होता है? बताइए, क्लोरोफिल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है? 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो Mg होता है वो क्लोरोफिल की संरचना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 80 नंबर देखिए, फूल गोभी में जो वीपेल रोग होता है वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? बताइए। तो ये मोलिब्डेनम की कमी की वजह से फूल गोभी में वीपटेल रोग हो जाता है। 81 नंबर देखिए, कौन सा पोषक तत्व मिट्टी में अत्यधिक स्थिर होता है लेकिन पौधों के अंदर अत्यधिक गतिशील होता है? कौन सा पोषक तत्व भैया? पौधे के अंदर तो बहुत तेज़ी से फैलता है लेकिन मिट्टी में नहीं फैल पाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, बोरॉन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस एक ऐसा तत्व है पौधों में तेज़ी से फैलेगा पर मिट्टी में नहीं फैल पाएगा। बताइए, ठीक है। चलें 82 नंबर देखिए, टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट विकार किस पोषक तत्व की कमी का परिणाम है? क्या कमी हो जाती है कि टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? 4 ऑप्शन ये रहे। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी की वजह से टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट, जिसे हम BER रोग कहते हैं, ये जो है विकार लग जाता है। 83 नंबर देखिए, अब फैन को बंद कर दे। पोषक तत्वों में रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करने के लिए कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो बताइए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर पौधों के रंध्रों को खुलने यानी स्टोमेटा को खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार होती है? तो यह है आपका ऑप्शन सी, पोटेशियम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है। पूरा सॉल्यूशन ये रहा। 84 देखिए, बोरोन की कमी का पता लगाने के लिए किस पौधे को सूचक पौधे यानी इंडिकेटर प्लांट के रूप में उपयोग करते हैं कि भाई बोरोन की कमी तो नहीं हो गई है? किसका प्रयोग करेंगे भाई? मक्का, जई, सूरजमुखी, सरसों। सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, सूरजमुखी का प्रयोग हम करते हैं। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 85 नंबर देखिए, कह रहे हैं C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन का पहला स्थिर उत्पाद यानी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है? बताइए। C3 पौधों में ये रहे 4 ऑप्शन। कौन सा बनेगा पहला अप्रकाशिक अभिक्रिया का जो है पहला उत्पाद कौन सा बनेगा? ये बनेगा कौन सा? PGA, जिसे हम कहते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये सबसे पहले बनता है, प्राथमिक जो उत्पाद होता है वो यही होता है। 86 देखिए, कह रहे हैं C4 पौधे जैसे मक्का और गन्ना में CO2 स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद क्या होता है? अब CO2 स्थिरीकरण के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा उत्पाद बनेगा भैया CO2 स्थिरीकरण में? ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो आपका एक्सोल एसिटिक जो आपका एसिड होता है यानी OAA, वो यहाँ पर बनता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा।
87 देखिए, 87 है CAM चक्र मुख्य रूप से किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? बताइए। ये जो क्रासलियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो आपका चक्र होता है वो किस में पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए किस में पाया जाता है ये चक्र? सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी और गूदेदार जो पौधे होते हैं, ऑप्शन बी, इसमें ये CAM चक्र पाया जाता है। 88 नंबर देखिए, श्वसन प्रक्रिया के पहले चरण यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? बताइए श्वसन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? सही आंसर हो जाएगा पायरुविक एसिड बनता है अंतिम उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 89 नंबर देखिए, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा हम किसको कहते हैं? बताइए। ADP को, ATP को, DNA को, सही आंसर हो जाएगा। इसको हम किसको कहते हैं? ATP को कहते हैं, है ना। हमको भी ऊर्जा ATP में ही प्राप्त होती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म एडोसिन ट्राइफास्फेट होता है। अगला, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रभावी होता है? कौन से रंग की वजह से पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, लाल रंग की वजह से होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना है। 91, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन होती है? किस भाग में होती है भैया बताओ? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की किस भाग में होती है डार्क रिएक्शन? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोमा में होती है। किसमें? स्ट्रोमा में क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है, ध्यान रखना है आपको। ये सॉल्यूशन पूरा। 92 देखिए, दलहन पल्स उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान? बताइए कौन सा स्थान है दलहन में? तो दलहन में अपने भारत में MP का पहला स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। और दलहन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 93, कह रहे मध्य प्रदेश के किस जिले में चिन्नौर चावल को GI टैग दिया गया है? सबको पता है चिन्नौर चावल कहाँ का फेमस है? बालाघाट का चिन्नौर चावल बहुत फेमस है, इसको GI टैग 2021 में दिया गया है। मध्य प्रदेश की कौन सी गेहूं की किस्म अपनी प्रीमियम गुणवत्ता और चमक के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? बताइए कौन सी किस्म है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा सरबती गेहूं जो है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है अपनी चमक के लिए और सुनहरी और मीठे स्वाद की वजह से पूरे देश में ये फेमस है। अगला 95, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर आमतौर पर कितनी रखी जाती है? ये रहे 4 ऑप्शन। कितनी रखी जाती है प्रति हेक्टेयर बीज दर? सही आंसर हो जाएगा बी, 70 से 80 किलोग्राम रखी जाती है। ये पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़े, थोड़ी तबीयत भी खराब है इस वजह से स्पीड में चल रहे हैं ना, लेकिन क्वेश्चंस आपको कराना महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है, ठीक है। जैसी तबीयत सही हो जाती है फिर आपका अगला जो है टारगेट करेंगे। हमारा जो टारगेट है कि आपका अगला सब्जेक्ट जो 500 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के करवा दिए हैं, हम ये सोच रहे हैं हिंदी के 400 क्वेश्चन करवा दें। 100 करवा चुके हैं, 400 PYQ और करवा देते हैं तो हिंदी आपकी कवर हो जाएगी, है ना। ऐसे ऐसे कोशिश करेंगे आपका 100 से 150 200 प्रश्न मैथ के करवा दें, है ना। तो बस थोड़ी सी तबीयत साथ दे जाए बस। सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? तो भाई भिंड मुरैना जानते हैं, मुरैना को सरसों की हांडी भी कहते हैं। मुरैना नंबर 1 पर है सरसों उत्पादन में। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। 97 देखिए, कह रहे हैं गेहूँ वीट के बीजों की उचित अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए? बताइए कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिससे गेहूं का अच्छा उत्पादन हो जाए? ऑप्शन बी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 98 देखिए, मध्य प्रदेश में किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? किसको कहते हैं भाई? सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, चना। पीला सोना किसको कहते हैं? सही आंसर सोयाबीन। सोयाबीन को पीला सोना कहते हैं। मालवा का जो रीजन है वो सोयाबीन के लिए फेमस है। 99, मध्य प्रदेश मालवा के पठार में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो सोयाबीन और कपास के लिए मुख्य होती है? तो सोयाबीन और कपास सबसे अच्छी कहाँ पर होती है? काली मिट्टी में। तो सही आंसर आपका काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला देखिए 100 नंबर है, मृदा के कणों के आकार के अनुसार सैंड यानी बालू के कणों का आकार कितना होता है? बताइए। ये कणों का आकार आपसे पूछते हैं ना, थ्योरी में हमने पूरा आकार वगैरह टेबल बना करके आपको दी है नोट्स में, ठीक है। वो टेबल आप रिवाइज कर लेंगे तो बहुत आपको जो है हेल्प मिलने वाली है। सही आंसर आपको हो जाएगा 0.02 से 2 mm तक के जो कण होते हैं उसे हम सैंड कहते हैं या फिर उसे हम बालू कहते हैं, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से एग्रीकल्चर के 100 प्रश्न हमने आपके करवा दिए हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तबीयत खराब होने के बाद में भी आपको हमने जो है 100 क्वेश्चन करवाए हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। बाकी नोट्स आप लोग ले लीजिए जिससे कि आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो लोग खुद बता रहे हैं कि हाँ सर मज़ा आ गया नोट्स को पढ़ करके। और जो है ये तो साफ साफ उदाहरण आप देख ही सकते हैं, MP पुलिस 2025 के नोट्स ग्रुप में ये ऐड है, ठीक है। तो आप भी जो है नोट्स लेकर के ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है। ये नंबर है जिस पर व्हाट्सएप करके आप लोग जो है अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।